देखिए एक्सरसाइज 3.1 में हम लोगों ने क्या किया था। एक्सरसाइज 3.1 में हम लोगों ने ज्योग्राफिकल मेथड पढ़ा था, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया है, ग्राफ पे कैसे क्या प्लॉट करते हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एल्जेब्राइक मेथड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एल्जेब्राइक मेथड पढ़ेंगे। एल्जेब्राइक मेथड दो तरीके के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है एक्सरसाइज 3.2 है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज एलिमिनेशन पे मेथड पे बेस है। तो करते क्या है सब्स्टिट्यूशन में, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक वेरिएबल को अगले दूसरे वेरिएबल के टर्म में सब्स्टिट्यूट करते हैं और हम लोग दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। एलिमिनेशन में क्या होता है, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, देन पुट अप करके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए करते हैं एप्लीकेशन इस एक्सरसाइज के। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, जैसे पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसमें करना क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग को कौन सा मेथड अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। एग्जाम में आपको बोलेगा कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, अगर वो नाम नहीं ले रहा है तो आप बिल्कुल फ्री हैं किसी भी मेथड को करने के लिए, ठीक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो हमने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, नाम रख दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाई टू, इक्वेशन बाई टू। अगर हम वन से भी सकते हैं, लेकिन हमने टू में मुझे इजी लग रहा है, इसलिए हम कौन सी इक्वेशन लेंगे, टू। इसमें क्या करेंगे, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, ठीक है। हमने x को क्या किया, y के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब क्या करेंगे, x की जो वैल्यू हो वो इक्वेशन वन में पुटअप कर देंगे। तो इक्वेशन वन बाई इक्वेशन वन, ठीक है। तो क्या करेंगे, x की जगह 4 प्लस वाई, यानी कि 4 प्लस वाई एंड प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 14, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमको क्या मिल गया, 4 प्लस 2y, है ना, 4 प्लस 2y इक्वल टू 40। तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 माइनस का 4। देन हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू 2y इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10 बाई 2, यानी कि y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 5, ठीक है। y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 5। तो y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर सकते हैं, चाहे इक्वेशन वन में रख लीजिए चाहे टू में रख लीजिए, और मेरे हिसाब से यहाँ पे रख लीजिए तो ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो रख लीजिए, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9। y की वैल्यू कितनी है, 5। तो देखिए इसमें अगर आप आंसर वेरीफाई करना चाहे तो देखिए 4 और प्लस कितना हो गया, 5, 14। पहली क्वेश्चन वेरीफाई हुई। दूसरा क्या हुआ, 9 माइनस का 5 कितना हुआ, 4। तो ये भी वेरीफाई हो गया। अगर आपको डाउट है कि आपकी जो वैल्यूज है वो सही है कि नहीं, तो आप इक्वेशन को वेरीफाई करा के भी देख सकते हैं। चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। चलिए इसका पार्ट वन हम कर चुके हैं, आइए करते हैं पार्ट टू। पार्ट टू क्या इक्वेशन दी रखी है, इक्वेशन दी है s माइनस टी इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो इसमें आपको कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे थे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए हमने पहले ही इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इससे वीडियो लॉन्ग भी नहीं होगी और आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। देखिए पहली इक्वेशन हमें क्या दी है, s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। तो हमने क्या किया, इसको इक्वेशन वन माना, इसको सॉल्व करने के बाद इसको इक्वेशन टू माना, ठीक है। क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में थी इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और इसका पहले एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आएगा, 6। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या हमें मिल जाएगी, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ओके, इजी है। फिर फ्रॉम इक्वेशन वन से हमने क्या किया, हमने जैसे कि सब्स्टिट्यूशन में बताया था कि एक वेरिएबल को अनदर वेरिएबल के टर्म में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वही हमने किया है, s को हमने t के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो हमने क्या किया है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन टू, s की वैल्यू हमने किस में पुटअप कर दी, टू में। तो देखिए जहां जहां s है वहां हमने क्या कर दिया, t+3। तो s एक ही जगह, तो क्या हुआ, t+3 पुटअप कर दिया। फिर हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया, 2t प्लस 6 प्लस 3t इक्वल टू 36। देन हमें क्या मिल गया, 2t प्लस 3t 5t और 36, 6 इधर गया तो माइनस का, तो t की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 30/5 यानी कि 6, ठीक है। हमें एक वेरिएबल मिल गया। देन हम क्या कर रहे हैं, देन हम बाई वन, क्योंकि हमने टू से ऑलरेडी हमने टी की वैल्यू निकाली, तो हम अब किस में पुटअप करेंगे, वन में। तो वन में जो हमने टी की वैल्यू रखी, जहाँ टी था वहां क्या रखा हमने, वहां हमने 6 रखा, तो हमें क्या मिल गया, हमें 9 मिल गया। यानी कि टी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, टी की वैल्यू हमें 6 मिल गई और एस की वैल्यू हमें 9 मिल गई। अब देखिए यहाँ पे 9 माइनस 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो आप एक बार वेरीफाई करा के भी देख सकते हैं। चलिए
पार्ट 3 क्या कह रहा है? पार्ट 3 में कौन सी क्वेश्चन दी है? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। देखिए पहले अगर आप यहीं देखें ना तो आप ये देख सकते हैं जो पहली क्वेश्चन जो दूसरी क्वेश्चन है वो पहली क्वेश्चन की मल्टीपल है यानी कि 3 टाइम्स है। तो देखते हैं क्या इसमें नया कुछ सीखने को मिलता है। देखिए पहली इक्वेशन से हमने y की वैल्यू x के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर ली, ठीक है, बाई 1। फिर हमने दूसरी इक्वेशन में y की वैल्यू पुटअप कर दी, y की वैल्यू पुटअप कर दी तो देखिए क्योंकि एक इक्वेशन दूसरी के मल्टीपल है तो क्या हुआ, दोनों वेरिएबल कट जा रहे हैं यानी कि 9 इक्वल्स टू 9 मिल जा रहा है। तो इससे हमने देखिए अभी पिछली एक्सरसाइज में पढ़े हुए थे ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये क्या है, ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 यानी कि कोइंसिडेंट लाइन यानी कि ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग में हमें क्या मिल रहा था? ओवरलैपिंग में हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिल रहे थे। तो आप यहाँ कुछ नहीं करोगे, इतना दिखाने के बाद आप लिख लोगे कि गिवन इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें आप x और y की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, या तो फिर आप क्या करोगे, उस पे जाओगे, वहां पे भी आप ऐसे ही दिखा दोगे कि ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन क्या क्या है? मल्टीपल है, ठीक है। तो बढ़िए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए फोर्थ इक्वेशन क्या कह रही है? फोर्थ इक्वेशन में उसने डेसिमल में दे रखा है लेकिन घबराने का नहीं। तो पहली इक्वेशन क्या है? 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। नेक्स्ट है 0.4x 0.5y इक्वल्स टू 2.3। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए चूंकि इक्वेशन डेसिमल में दे रखी है तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डेसिमल में घबरा जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है डेसिमल में होने के कारण आप इजी क्वेश्चन भी गलत कर देते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले चूंकि हम देख रहे हैं जो डेसिमल पॉइंट है वो दोनों इक्वेशन में एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड में एक ही डेसिमल प्लेस पे है, तो हमें डेसिमल रिमूव करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 से दोनों इक्वेशन में दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे होगा क्या, इससे हमारा डेसिमल रिमूव हो जाएगा, फिर हमें इजी सी इक्वेशंस मिल जाएंगी। इजी अभी भी है लेकिन डेसिमल से थोड़ा बच्चों को डर लगता है, ठीक है। तो आप क्या करना, देखिए मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन 1 एंड 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 में दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिल गया भाई, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0.2 से क्या मिल गया 2x, ऐसे ही 3y इक्वल्स टू 13। सेम हमें इक्वेशन 2 क्या मिल गई, 4x प्लस 5y प्लस इक्वल्स टू 23। तो हमने इसको नया नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 3 मान लिया, इसको इक्वेशन 4 मान लिया। फिर सिमिलरली हमने प्रीवियस इक्वेशंस की तरह इसमें हमने क्या किया, y को x के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर लिया। आप चाहे तो x को y के टर्म में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब y को x के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर लिया तो हमने y की वैल्यू किसमें पुट अप कर दी, इक्वेशन नंबर 4 में। तो हमें क्या मिल गया, देखिए ऐसे थ्योरी को थोड़े से लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, तो आपको मार्क्स मिलने में भी और सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4 एंड वी गेट, क्या मिलता है हमें, देखिए जहां y है वहां हमने y की वैल्यू पुट अप कर दी, फिर हमने यहाँ क्या किया, एलसीएम ले लिया और 5 का अंदर मल्टीप्लाई किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो हमें क्या मिल गया, ये थोड़ा सा गलत हो गया ना, ये देखिए। तो हमें क्या मिल गया, 12 में से 10 गया तो 2x प्लस 65, और ये अपॉन में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। तो हमें ओवरऑल वैल्यू क्या मिल गई, x की हमें 2 वैल्यू मिल गई, ठीक है। जब हमें x की वैल्यू मिल गई तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन से अनदर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बाय इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 क्या थी, ये देखिए हम चाहे तो यहाँ 4 में भी रख सकते हैं, लेकिन 4 को रखेंगे तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसी में रख देते हैं। इसलिए हमने इसको एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 5। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू किसमें पुट अप कर दी, इक्वेशन 5 में। तो जहां x है वहां हमने क्या पुट कर दिया, 2, क्योंकि हमें x की वैल्यू क्या मिली थी, 2। तो हमने 2 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई किया, तो 13 माइनस 4 अपॉन 3 कितना है, 9 अपॉन 3, यानी कि y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3। इजी है, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी मेथड है, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। कहीं भी कोई भी कैसी भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके पीवाईक्यूज की पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दी जाएगी। तो इसके सारे आप क्या करिए, पीवाईक्यूज साथ में करते चलिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। चलिए फिफ्थ इक्वेशन क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। देखिए जब भी एलएचएस दोनों इक्वेशन के जो आरएचएस हैं वो अगर 0 हो जाएं तो ये सबसे इजी इक्वेशन वही मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको पता है x और y दोनों 0 आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि आरएचएस में कुछ है ही नहीं, लेकिन मजबूरी है कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हमने क्या किया, फिर वही पुराना मेथड, हमने x को y के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर लिया, ठीक है। फिर चूंकि हमने इक्वेशन 2 से सब्स्टिट्यूट किया था तो हम किस में पुट अप करेंगे, हम अनदर इक्वेशन यानी कि 1 में पुट अप करेंगे। तो जहाँ पे x है वहां हमने जो भी सब्स्टिट्यूशन किया था वो हमने पुट अप कर दिया। फिर देखिए एलसीएम लिया, सब कुछ किया, तो अंततः हमें क्या मिल गया, y इक्वल्स टू 0 मिल गया। जब y इक्वल्स टू 0 मिल गया तो हमने इक्वेशन 1 में y की जगह 0 पुट अप किया, तो हमें क्या मिल गया, x इक्वल्स टू 0 मिल गया। अच्छा यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो यहाँ कैसे किया हमने,
क्योंकि दोनों रूट में है तो अंदर दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है, इसीलिए हमने क्या किया, रूट 2 का रूट 8 से मल्टीप्लाई किया रूट 16, और चूंकि 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, इसीलिए वो क्या आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा। सिमिलरली ये रूट 3 है, ये रूट 3 है, रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाता है, रूट हट जाता है, यानी कि 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने साइड में लिख दिया है। तो हमें x की वैल्यू भी 0 मिल गई और y की वैल्यू भी 0 मिल गई। तो आप क्या करते हैं, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है उसने, दोनों इक्वेशन किस में दी है, फ्रैक्शन में दी है। कोई बात नहीं है, अब तो हम 10th क्लास में हैं, फ्रैक्शन सॉल्व करना हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो इक्वेशन क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू माइनस 2x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो हमने क्या किया है, पहली इक्वेशन को किस में चेंज कर लिया, फ्रैक्शन से इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। कैसे करेंगे, पहले एलसीएम लिया, ठीक है, एलसीएम लिया, कितना आएगा 6, तो चूंकि इधर 6 अपॉन में आता है, इधर आता तो मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस का 12। हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। ऐसे ही सिमिलरली इसमें भी एलसीएम लिया, क्या मिल गया हमको 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, इसको हमने नाम दे दिया 2। ठीक है, हमने पहले इसलिए सॉल्व कर लिया ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो, ठीक है, और आपको इजीली समझ में भी आ जाए और हमें भी वीडियो बनाने में आसानी हो जाती है। ठीक है, वरना लिखना और माइक देखना और फोन पकड़ना, तीनों चीजें एक साथ क्रिटिकल हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा ना सफाई कम रह जाती है लिखने में। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले सॉल्व किया ताकि आपको बताने में भी समझाने में भी और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने प्रीवियस इक्वेशंस की तरह क्या किया है, फिर से एक टर्म को दूसरे टर्म में सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो हमने क्या किया, x को y के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर लिया। फिर हमने x की वैल्यू, क्योंकि हमने फर्स्ट से सब्स्टिट्यूशन किया था, इसलिए हमने किसमें पुट अप किया, सेकंड में। ठीक है, जिससे सब्स्टिट्यूशन किया है उसी में नहीं रखेंगे, वरना वापस से फिर वही आ जाएगा। तो हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो क्या हुआ, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से 2 अंदर गया, फिर एलसीएम लिया, फिर इस 9 अपॉन में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, लेकिन नो प्रॉब्लम। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, y की वैल्यू हमें 3 मिल गई। तो y की वैल्यू जब 3 मिल जाएगी तो हम किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में हमने y को 3 पुट किया तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई हमें 18/9, दैट मीन्स सॉरी ये हो जाएगा 2। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा 2, 9 2 जा 18, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 24 एंड हेंस द फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, लेकिन m की वैल्यू हम तब फाइंड करेंगे जब हमें y और x पता होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, देन इसमें पुट अप करके m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब बात आती है कि x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करें। देखिए हमारे पास मेथड 3 है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस है। हाँ, लेकिन आप एग्जाम में अगर इसको करेंगे तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड या ग्राफिकल मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको भी कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए, तो हमने क्या किया, पहले दोनों इक्वेशंस लिख ली, फिर इक्वेशन 2 से हमने x की वैल्यू y की वैल्यू x के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर ली। तो हमें क्या मिल गया, x इक्वल्स टू 2y माइनस का 12 मिला। फिर हमने ये वैल्यू उठा के किसमें पुट अप कर दी, 1 में पुट कर दी। तो जहां x है वहां हमने 2y माइनस का 12 पुट किया, तो हमें सॉल्व करने पे क्या मिल गया, y की वैल्यू हमें 5 मिल गई। जब y की वैल्यू हमें 5 मिल गई तो हमने किसमें पुट किया, हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, जो हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया था उसी को हमने क्या कह दिया, इक्वेशन 3 कह दिया। ठीक है, तो इक्वेशन 3 कह दिया, तो इसी में हमने पुट कर लिया, क्योंकि फिर हमें इतना सब करना पड़ता है इसीलिए। तो हमने क्या किया, जब y की वैल्यू 5 पुट की तो हमें x की वैल्यू -2 मिल गई। तो y 5 मिला है, x -2 मिला, तो हमें दे क्या रखा था, y इक्वल्स टू mx। ठीक है, तो हमने y की जगह 5 पुट किया, x की जगह -2 पुट किया, 3 ऑलरेडी था इसमें। तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो गया 2, माइनस का 2 तो कितना हो जाएगा 2/2 माइनस में, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कर लगाना है आपको, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन ही सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस है। ये इक्वेशन हमें क्या सिखा रही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा रही है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, कोई दो नंबर है, उनका डिफरेंस कितना है 26, और पहली नंबर या एक नंबर दूसरे नंबर की 3 टाइम्स है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए
हमने मान लिया कि जो नंबर है वो क्या है, एक्स और वाई है, एक्स एंड वाई क्या है, टू नंबर्स हैं। तो एटी क्यू का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो नंबर का डिफरेंस क्या है, 26 है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 26। इसको हमने एक नाम दे दिया क्या, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली उसने बोला था एक नंबर दूसरे नंबर की 3 टाइम्स है, तो हमने मान लिया x इक्वल टू 3y, इसको नाम दे दिया क्या, 2। ठीक, फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 एंड वी गेट, तो हमने x की जो वैल्यू है वो इसमें किसमें पुट अप कर दी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बना रखा था, तो हमने किसमें पुट कर दिया, 1 में पुट कर दिया। तो हमें क्या मिल गया, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 13। ठीक है, तो बाई इक्वेशन टू में हमने क्या किया, y की वैल्यू जो हमें मिल गई थी 13 वो हमने पुट कर दी, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 39। तो एक नंबर हमारा क्या है 39 और दूसरा क्या है 13। तो देखिए जब 39 से 13 जाएगा तो कितना मिल जाएगा आपको, 26 मिल जाएगा। ठीक है, और जब आप यहाँ पे y की वैल्यू 13 पुट करेंगे तो x कितना मिल जाएगा, 39, यानी कि एक नंबर दूसरी की 3 टाइम्स भी है। तो इससे आपको क्या कर सकते हैं, आप अपने आंसर जो है वो वेरीफाई भी करा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। मतलब दो एंगल हैं, सॉरी दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं जिसमें से एक एंगल दूसरे एंगल से कितना कम है, 18 है, या ये कहें एक एंगल दूसरे से कितना ज्यादा है, 18 है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। हमने मान लिया लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स और वाई, एक्स और वाई क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, कि ऐसे एंगल जिनका सम क्या हो, 180 हो। तो हमें एक इक्वेशन क्या मिल गई, x प्लस वाई इक्वल टू 180। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है, क्यों, क्योंकि उसने बोल रखा है जो एंगल है वो क्या है, सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, दैट मीन्स इनका सम कितना होगा, 180 होगा। फिर उसने बोला है कि एक जो एंगल है वो दूसरे एंगल से 18 स्मॉलर है, या फिर एक एंगल दूसरे एंगल से 18 ज्यादा है। भाई अगर कोई किसी से कुछ काम है तो किसी से तो कुछ ज्यादा होगा ना। तो ऐसे ही x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, y प्लस 18। ठीक है, दूसरी इक्वेशन मिल गई, सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी मिला हुआ है, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दी, y की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 81 इजीली मिल गई। फिर हमने y की वैल्यू सेकंड में पुट अप करी तो हमें क्या मिल गई, 99 मिल गया। ठीक है, अब देखिए 81 और 99 को ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 180, यानी कि इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 180। दैट मींस इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट मींस कि ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। फिर देखिए x की वैल्यू अगर आप 99 पुट करेंगे और y की वैल्यू आप 81 पुट करेंगे तो 99 इक्वल्स टू 99 आ जाएगा। दैट मींस ये इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमारे जो वैल्यूज निकली है वो एकदम सही है। ठीक है, तो ऐसे आप अपने आंसर को वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, तो आप संतुष्ट हो जाएंगे कि आपने जो भी वैल्यूज निकाली है, आपने जो भी एग्जाम में क्वेश्चन किए हैं वो सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम्स बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज। ठीक है, तो कोच ने क्या किया है, 7 बैट्स और 6 बॉल को खरीदे हैं, टोटल कितना अमाउंट दिया उन्होंने, 3800। एंड लेटर ऑन शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 balls फॉर 1750। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट्स एंड ईच बॉल्स। तो पहले उन्होंने खरीदा तो कितने में खरीदा, 3800 में, बाद में 1750 रुपए में। चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, तो हमने मान लिया जब कॉस्ट ऑफ 1 बैट है वो कितनी है, रुपीज एक्स है, एक्स रुपी है, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी है, बाई रुपी है। ठीक है, तो 7 बैट और 6 बॉल की टोटल अमाउंट कितनी थी, 3800। ठीक है, सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में उसने क्या बोला था, दूसरी कंडीशन में कि 3 बैट और 5 बॉल्स उसने कितने में बाई किया था, 1750 में। तो हमें दो इक्वेशन मिल गई, तो हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या किया, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, सॉरी y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया x के टर्म में। ठीक है, सॉरी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली y के टर्म में। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसको इक्वेशन 3 मान लिया, क्योंकि बाद में हम फिर इसमें रखेंगे, फिर हमें ऐसे करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको भी एक नाम दे दिया। उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दी x की किसमें, इक्वेशन नंबर 2 से, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हमने किससे लिया है, 1 से, तो हम किसमें पुट करेंगे, 2 में। ठीक है, तो जहां x है वहां हमने x की वैल्यू पुट अप कर दी, फिर हमने क्या किया, इसका 3 का अंदर मल्टीप्लाई किया और 7 का एलसीएम लिया, फिर 7 अपॉन में था इसलिए 7 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा। फिर देखिए हमने क्या किया, हाँ 7 माइनस 17 वाई इधर बचा, ये इधर गया है, तो सब्ट्रैक्ट होके हमें क्या मिल गया, वाई, हमें क्या मिल गया, अल्टीमेटली वाई मिल गया 50, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी है, 50, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, बॉल्स की, यानी कि एक बॉल की जो कॉस्ट है कितनी है, 50 रुपी। ठीक है, सिमिलरली हमने 3 में क्या रखा, y की वैल्यू पुटअप करी, y की वैल्यू पुटअप करी, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 500। ठीक है, यानी कि एक बैट की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 500। ठीक है, तो इजी है, टफ नहीं है।
करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much a person have to pay for traveling a distance 25 kilometer? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब टफ नहीं है पर थोड़ा सा समझने वाला है। वो क्या कह रहा है कि फिक्स्ड चार्ज जो है उसके बाद जो पर किलोमीटर पे है उसके हिसाब से जो है वो चार्ज अपना और बढ़ाएगा, ठीक है, या अपना चार्ज लेगा। जैसे कि अगर वो क्या कर रहा है कि और जो फिक्स्ड चार्ज है वो उसमें इंक्लूडेड है। होता क्या है, जैसे वो कह रहा है कि स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर तक कितना है, उसके बाद आप हर पर किलोमीटर पे आप 10 रुपी एक्स्ट्रा दोगे, ठीक है। तो ये उस टाइप का है। तो ये आपको ज्यादातर कहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये आपको ऑनलाइन केसेस में देखने को मिलेगा। आप लोग कैब बुक करते हो, रैपिडो बुक करते हो, तो ये होगा कि जैसे मान लो आपने अपने यहाँ से बुक किया, यहाँ से अगर 2 किलोमीटर तक है तो आप क्या करोगे, उसका एक फिक्स अमाउंट है कि 2 किलोमीटर तक आप का ये रहेगा, लेकिन उसके बाद आप जितना भी किलोमीटर आप एक्स्ट्रा करोगे पर किलोमीटर के हिसाब से इतना चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्वेश्चन कहने का तरीका है। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए हमने मान लिया कि फिक्स चार्ज कितना है, x रुपी है, और चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से कितना लगेगा, y रुपी लगेगा, ठीक है। फिर ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि जो 10 किलोमीटर है उसको चलने पे 105 रुपए पड़ता है, लेकिन 10 किलोमीटर जो है पर डिस्टेंस उसके साथ कितना मतलब उसके साथ फिक्स्ड जो चार्ज है वो इंक्लूडेड है ना। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, x + 10y = 105। सिमिलरली उसने 15 किलोमीटर ट्रेवल करने पे चार्ज कितना बताया है, 155। तो 15 किलोमीटर यानी कि पर किलोमीटर के हिसाब से है ना 1050। तो इसमें क्या है, हमारा जो फिक्स चार्ज है वो इंक्लूडेड है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x + 15y = 155। तो इक्वेशन आपको समझ में आई, नहीं समझ में आई, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में किसी भी समय पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हमने क्या किया, एक वेरिएबल को अनदर वैल्यू के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो यहाँ हमने y को सब्स्टिट्यूट कर लिया है x की वैल्यू पुट अप करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने किस में रख दी, अब सेकंड में रख दी, क्योंकि हमने 1 से सब्स्टिट्यूट करी थी। तो हमने जब पुट अप करी तो हमें क्या मिल गया, फाइनली y = हमको 10 मिल गया, यानी कि पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कितना ले रहा है, 10 रुपी। फिर फ्रॉम 3 हम भाई सब्स्टिट्यूशन अगेन हम ये करते हैं अगेन, इसलिए हमने यहीं पे इसको एक नाम दे दिया 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में जब हमने 10 y की वैल्यू पुट अप करी तो x की वैल्यू यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, 5 रुपी है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन उसने आगे भी पूछा है। क्वेश्चन में उसने बोला है कि हाउ मच, पहले तो उसने बोला व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज, यानी कि x की वैल्यू हमें मिल गई, द चार्ज पर किलोमीटर यानी कि y की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, ठीक है। फिर हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो उसने 10 किलोमीटर और 155 किलोमीटर के लिए तो इक्वेशन बना के हमें दे दी थी। तो अब हमें उसने एग्जैक्टली बोला है कि तो 25 किलोमीटर के लिए हमें कितना चार्ज पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, ठीक है। तो अब हमें x और y की वैल्यू पता चल गई है, तो हम 25 किलोमीटर के लिए भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो 25 किलोमीटर के लिए हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x + 25y यानी कि फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर के हिसाब से। तो हमने x की और y की वैल्यू पुट अप कर दी, तो 5 + 250 कितना आ गया हमें, यानी कि 255 रुपी हमें कितना देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा 25 किलोमीटर चलने के लिए, ठीक है। आया समझ, करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाता है तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 9/11। और जब when 3 added to both numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। मतलब जब 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है, और जब 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो हमें फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए कर लेते हैं इसको भी, चलिए। तो हमने मान लिया x क्या है, न्यूमरेटर है, y क्या है, डिनोमिनेटर है, तो इसलिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा। फिर ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वो कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 9/11, ठीक है। तो चूंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या कैंची गुणा बोलते हैं हिंदी में। तो जब 11 इधर गया 9 के साथ ये गया तो 11 का अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 9 का अलग हुआ, तो फिर हमें क्या मिल गया, फाइनली हमने x की वैल्यू y के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर ली, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अगेन हमें दूसरी कंडीशन क्या दी थी, अगर दोनों में क्या ऐड किया जाए, 3 ऐड किया जाए, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो फ्रैक्शन क्या था, 5/6 था। फिर हमने अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई लगाया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फिर हमने वही 6 को इधर ले गए, y + 3 को इधर ले गए, फिर हमें
एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिर इस इक्वेशन में हमने ये x की वैल्यू पुटअप कर दी, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से y मिल गया, y की वैल्यू क्या मिल गई 9, यानी कि डिनोमिनेटर कितना मिल गया 9। सिमिलरली y इक्वेशन 1, इसको हमने नाम क्या दिया था 1, तो इसमें हमने y की वैल्यू पुटअप करी तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 7, ठीक है। तो यानी कि न्यूमरेटर हमें क्या मिल गया 7 और डिनोमिनेटर क्या मिल गया 9, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 7/9, ठीक है। इजी है, करते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो हमें क्या करनी है, जैकोब की और उसके सन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। आइए कर लेते हैं। तो देखिए, आफ्टर और एगो में जाने से पहले हम क्या करेंगे, पहले प्रेजेंट एज मानेंगे। प्रेजेंट एज क्या है, मान लीजिए जैकोब की प्रेजेंट एज x ईयर है और उसके सन की जो एज है वो y ईयर है, ठीक है। फिर A2Q, पहले हम आफ्टर का देख लेते हैं। आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, जैकोब एज, जो भी उन दोनों की एज है उसमें 5 साल बढ़ जाएंगे, तो जैकोब की एज विल बी x+5, और सिमिलरली उसके सन की एज में भी 5 साल बढ़ जाएंगे तो y+3। फिर उसने बोला था कि जो जैकोब की एज है वो उसके सन की 3 टाइम्स हो जाएगी, है ना, यही तो उसने बोला था कि 5 साल बाद जैकोब की जो एज है वो उसके सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो हमने उसी कंडीशन को यहाँ अप्लाई किया, फिर हमने x और y में एक इक्वेशन निकाली, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन लगा लिया, इसको इक्वेशन हमने 1 दे दिया। फिर उसने बिफोर के लिए भी बात कही थी या फिर एगो के लिए बोले, तो बिफोर 5 इयर्स या 5 इयर्स एगो, अब दोनों की एज में 5 इयर्स कम होंगे ना 5 साल पहले, तो जैकोब की एज क्या होगी x-5 और उसके सन की एज क्या थी y-5 होगी उस हिसाब से, ठीक है। 5 इयर्स एगो की अगर हम बात करें, तब उसने बोला था कि 5 साल पहले क्या था, जैकोब की जो एज थी वो 7 टाइम्स थी किसके, उसके सन के एज की। तो हमने क्या किया, फिर से इसको सॉल्व कर लिया और क्या मिल गया हमें x की वैल्यू। तो वैसे तो देखिए अगर हमें सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाना होता तो हमारे LHS इक्वल है तो हम RHS इक्वल करके डायरेक्ट y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं था, आप एग्जाम में ऐसे कर सकते हो। लेकिन यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन दिखाना चाहते हैं तो हमने क्या किया, x की वैल्यू इसमें पुट अप करके दिखा दी, कर वही रहे हैं, बस लाइन हम ये लिख रहे हैं। तो हमें यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल गई 10 ईयर्स। y क्या है, जैकोब की सन की एज है, ठीक है। तो जैकोब की सन की एज 10 ईयर्स है और जैकोब की एज निकाल लीजिए क्या है, जैकोब की एज दूसरी इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। 1 इक्वेशन क्या थी हमारी ये, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू क्या हो गई 40 इयर्स, ठीक है। तो यानी कि जैकोब की जो एज है वो क्या है 40 इयर्स है, ठीक है, इजी है। चलिए अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और बहुत मेहनत लगती है, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, और कोई भी कमी लगती है तो उसको भी बताइए, हम उस पर भी वर्क करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।